हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल वाइट कोड 2.0। तो जैसा कि मैं नर्सिंग एजुकेशन सब्जेक्ट करा रही थी, तो नर्सिंग एजुकेशन सब्जेक्ट में यूनिट 6 कंप्लीट हो चुके हैं। तो आज हम बात करेंगे यूनिट 7 की, जो कि है हमारी गाइडेंस एंड काउंसलिंग। तो यूनिट 7 का आज ये लेक्चर फर्स्ट है। तो लेक्चर फर्स्ट में आज हम कवर करेंगे काउंसलिंग और गाइडेंस, दो टॉपिक हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि गाइडेंस क्या होता है, इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। गाइडेंस इज एन इम्पॉर्टेंट component ऑफ द एजुकेशनल प्रोसेस। इट हेल्प्स स्टूडेंट टू एडजस्ट टू एकेडमिक, पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ। गाइडेंस का एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है एजुकेशनल प्रोसेस का, जो कि हेल्प करता है स्टूडेंट्स को एडजस्ट करने में एकेडमिक और पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में। इन नर्सिंग एजुकेशन, गाइडेंस सपोर्ट्स स्टूडेंट्स इन डेवलपिंग क्लिनिकल कॉम्पिटेंस, प्रोफेशनल वैल्यूज और इमोशनल स्टेबिलिटी एंड करियर प्लानिंग। नर्सिंग एजुकेशन में क्या है, गाइडेंस सपोर्ट करता है नर्सिंग स्टूडेंट्स को फॉर डेवलपिंग क्लिनिकल कॉम्पिटेंस, प्रोफेशनल वैल्यूज या फिर जॉब अपॉर्चुनिटीज, इमोशनल स्टेबिलिटी और करियर प्लानिंग में। अब हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं गाइडेंस की क्या होती है। Guidance is defined as a process of assisting individuals in making educational, vocational and personal decisions for their overall development। मतलब गाइडेंस क्या होता है, किसी भी इंडिविजुअल को असिस्ट करना, किसी भी अपने आप को डेवलप करने के लिए, कोई भी डिसीजन लेने के लिए, या फिर उसे कोई नॉलेज प्रोवाइड करना या किसी चीज़ में असिस्ट करना, यही हमारा गाइडेंस होता है। तो इसके पर्पस क्या क्या हैं? टू हेल्प स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड देयर एबिलिटीज़ एंड इंटरेस्ट। ये क्या करता है, हेल्प करता है स्टूडेंट्स को अंडरस्टैंड करने के लिए उनकी जो एबिलिटीज़ हैं और उनका क्या इंटरेस्ट है किस फील्ड में। नेक्स्ट, टू सपोर्ट एकेडमिक प्रोग्रेस। ये सपोर्ट करता है एकेडमिक में प्रोग्रेस करने के लिए भी। टू असिस्ट इन कैरियर प्लानिंग। कैरियर प्लानिंग में जैसे कि कोई स्टूडेंट है, कोई नर्सिंग स्टूडेंट है, तो वो क्लिनिकल एरिया में भी जा सकता है और वो टीचिंग लाइन में भी जा सकता है, और अदर भी स्कोप्स हैं। फिर नेक्स्ट है हमारा टू प्रमोट इमोशनल एंड मेंटल वेलबींग, टू हेल्प इन प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग, टू डेवलप सोशल एंड इंटरपर्सनल स्किल्स। इंटरपर्सनल और सोशल स्किल्स को भी डेवलप करने में हमारा गाइडेंस सपोर्ट करता है। टू प्रिवेंट एकेडमिक फेलियर। अगर हम किसी अपने सीनियर से कोई अच्छा गाइडेंस लेते हैं तो हम यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में या फिर जो अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में उसमें हम अच्छा गेन कर सकते हैं। मतलब जो भी उसमें डिसएडवांटेजेस या फिर जो भी बैरियर्स आएंगे हमारे लर्निंग में, उससे हम बच सकते हैं। टू प्रमोट प्रोफेशनल डेवलपमेंट, टू एनकरेज सेल्फ कॉन्फिडेंस, टू प्रिपेयर स्टूडेंट्स फॉर फ्यूचर रोल्स। फिर आता है स्कोप ऑफ गाइडेंस, या फिर इसको टाइप्स में भी लिख सकते हैं, या फिर टाइप्स ऑफ गाइडेंस क्या क्या है। सबसे पहला है हमारा एजुकेशनल गाइडेंस, वोकेशनल गाइडेंस और पर्सनल गाइडेंस। एजुकेशनल गाइडेंस मतलब रिलेटेड टू एजुकेशन है हमारा, जैसे कि हमें कौन सा सिलेक्शन ऑफ कोर्सेस, हमें कौन सा कोर्स सिलेक्ट करना है, कुछ स्टडी हैबिट से रिलेटेड हो सकता है, टाइम मैनेजमेंट इन एग्ज़ाम या फिर ड्यूरिंग शेड्यूल्स, एकेडमिक परफॉर्मेंस। फिर वोकेशनल गाइडेंस जो होता है वो रिलेटेड होता है हमारे जॉब से, जैसे कैरियर चॉइस, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ और प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए। पर्सनल गाइडेंस रिलेटेड टू इमोशनल प्रॉब्लम्स, कहीं पे हम नई स्पेस पे जाते हैं या कोई नया कोर्स चूज़ करते हैं तो उसमें हमें स्टेबल होने या उसमें अडेप्ट करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो हमें पर्सनल गाइडेंस की नीड होती है। स्ट्रेस मैनेजमेंट में होती है और एडजस्टमेंट इश्यूज़ में भी। फिर आता है हमारा सोशल गाइडेंस। सोशल गाइडेंस मतलब इंटरपर्सनल रिलेशनशिप फॉर्म करना, जैसे कि नर्स पेशेंट रिलेशनशिप है तो ये हमारा हेल्प करता है क्लिनिकल सेटिंग में। फिर ग्रुप इंटरैक्शन और प्रोफेशनल कम्युनिकेशन। हेल्थ गाइडेंस, फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ, लाइफ स्टाइल एंड सेल्फ केयर रिलेटेड जो भी हमें गाइडेंस कोई भी सीनियर असिस्ट करता है तो वो आता है हमारा हेल्थ गाइडेंस में। नेक्स्ट आता है हमारा प्रिंसिपल्स ऑफ गाइडेंस। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रिंसिपल्स ऑफ गाइडेंस। ये अक्सर करके एग्जाम में आता है, 5 नंबर में भी आ सकता है और गाइडेंस ओवरऑल 15 नंबर में भी आ सकता है। तो सबसे पहला गाइडेंस कैसा होना चाहिए, स्टूडेंट सेंटर्ड होना चाहिए, मतलब जो भी स्टूडेंट को गाइडेंस चाहिए उसके ही सेंटर्ड में होना चाहिए। इट शुड रिस्पेक्ट इंडिविजुअल डिफरेंसेस, मतलब कि जो भी इंडिविजुअल्स है सबका अलग अलग गोल होता है और सबका अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू होता है, तो रिस्पेक्ट होनी चाहिए उसमें जो भी वो प्रॉब्लम बता रहा है। इट शुड बी कॉन्टिन्यूअस एंड सिस्टमैटिक इन नेचर होनी चाहिए। इट शुड फोकस ऑन ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग। इट शुड प्रमोट सेल्फ डायरेक्शन। इट शुड बी बेस्ड ऑन साइंटिफिक मेथड्स।
नॉट रियलिस्टिक मैथड, नॉट इमेजिनेटिव मैथड्स, या फिर कोई भी हम हाइपोथेसिस कर ले रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। कॉन्फिडेंशियलिटी जो है वो मस्ट बी मेंटेन्ड। इट शुड इन्वॉल्व कॉपरेशन ऑफ टीचर्स एंड पेरेंट्स। इट शुड बी फ्लेक्सिबल एंड अडेप्टेबल। मतलब कि आप जो भी गाइडेंस दे रहे हो वो क्या होना चाहिए, फ्लेक्सिबल इन नेचर होना चाहिए, कि हर टाइम सिचुएशन बिल्कुल एक जैसी नहीं रहती है, कभी कभी अप्स और डाउन्स होते रहते हैं। तो हमें गाइडेंस ऐसा ही मिलना चाहिए कि जो भी अप्स और डाउन्स आ रहे हैं इस सिचुएशन को हम अच्छे से हैंडल कर सकें। इट इनकरेज पॉजिटिव बिहेवियर। फिर आता है हमारा इम्पोर्टेंस ऑफ गाइडेंस। गाइडेंस की क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों ज़रूरी है इन गाइडेंस। सबसे पहले तो ये स्टूडेंट्स को हेल्प करता है लर्निंग इन्वायरमेंट के लिए, एकेडमिक परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करता है, प्रिवेंट करता है हमें अननेसेसरी स्ट्रेस और एंजाइटी से, और इमोशनल स्टेबिलिटी में सपोर्ट करता है, प्रमोट करता है हमारे कैरियर के डेवलपमेंट में, इनहेंस डिसीजन मेकिंग स्किल्स, इनकरेज प्रोफेशनल ग्रोथ, रिड्यूस ड्रॉप आउट रेट्स, इम्प्रूव सेल्फ कॉन्फिडेंस, डेवलप लीडरशिप एंड कम्युनिकेशन स्किल्स। तो ये कुछ इंपॉर्टेंस थे गाइडेंस के। फिर आता है रोल ऑफ एकेडमिक एडवाइजर इन गाइडेंस। मतलब कि एक एकेडमिक एडवाइज़र है, वो आपका टीचर भी हो सकता है, वो आपका कोई सीनियर भी हो सकता है, या फिर कोई एकेडमिक एडवाइज़र है जो आपके कॉलेज में मतलब है, पोस्टेड है। तो उसका क्या रोल होता है हमारे गाइडेंस में। एन एकेडमिक एडवाइज़र प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन सपोर्टिंग स्टूडेंट्स। जैसे एकेडमिक सपोर्ट करेगा, सबसे पहले तो वो हमारा हेल्प करेगा कोर्स सिलेक्शन में, मॉनिटर करेगा हमारे एकेडमिक प्रोग्रेस को और क्या क्या लर्निंग प्रॉब्लम्स आ रही हैं, और वो हमें फीडबैक और मोटिवेशन देगा। फिर आता है हमारा कैरियर गाइडेंस में। कैरियर गाइडेंस एज अ रोल उसमें क्या दिखाएगा, वो शो करेगा, एडवाइस करेगा हमें कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ पे, इनकरेज करेगा स्पेशलाइजेशन पे, जैसे मास्टर्स इन नर्सिंग, गाइड करेगा हमें हायर एजुकेशन के लिए। फिर आएगा हमारा पर्सनल काउंसलिंग, जिसमें कि पर्सनल काउंसलिंग में क्या रोल प्ले करेगा हमारा एडवाइज़र, वो हमें मैनेजमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स बताएगा, हमें सपोर्ट करेगा इमोशनल वेलबींग होने के लिए, और कोपिंग स्ट्रेटजीज भी हैं वो भी हमें बताएगा। नेक्स्ट, प्रोफेशनल डेवलपमेंट में इनकरेज प्रोफेशनल वैल्यूज़, प्रमोट्स एथिकल प्रैक्टिस और डेवलप लीडरशिप स्किल्स। क्लिनिकल गाइडेंस सपोर्ट करेगा हमें क्लिनिकल लर्निंग के लिए, फिर प्रोवाइड फीडबैक ऑन स्किल्स, एनकरेज शिफ्ट पेशेंट केयर, कोऑर्डिनेशन रोल, मतलब कि कम्युनिकेट विद टीचर्स एंड पेरेंट्स। तो ये जो रोल ऑफ एकेडमिक एडवाइज़र था, ये जो टेबल फॉर्म में है, इसको ही आप क्या कर सकते हो, एक्सप्लेन करके लिख सकते हो, जिसमें कि रोल एज एकेडमिक सपोर्ट, रोल एज अ कैरियर गाइडेंस, रोल एज अ पर्सनल काउंसलर, रोल एज अ प्रोफेशनल डेवलपमेंट, रोल एज अ क्लिनिकल गाइडर्स, ये सब है। नेक्स्ट है हमारा काउंसलिंग। तो काउंसलिंग क्या होता है। काउंसलिंग इज एन इम्पॉर्टेंट सपोर्टिव सर्विस इन एजुकेशन। इट हेल्प्स स्टूडेंट टू ओवरकम पर्सनल, एकेडमिक, इमोशनल एंड प्रोफेशनल प्रॉब्लम्स। मतलब कि जो भी हमारे पर्सनल में या फिर एकेडमिक से रिलेटेड या इमोशनली या फिर प्रोफेशनली जो भी प्रॉब्लम्स डेवलप हो रही हैं, उससे ओवरकम करने के लिए हमें क्या, काउंसलिंग की नीड होती है। सबसे मेजर डिफरेंस क्या होता है गाइडेंस और काउंसलिंग में। गाइडेंस जो है किसी सीनियर के द्वारा, किसी टीचर के द्वारा या फिर किसी अनदर पर्सन के द्वारा भी दिया जा सकता है, लेकिन काउंसलिंग जो होती है वो हमेशा एक ट्रेंड प्रोफेशनल के द्वारा दी जाती है। और गाइडेंस जो है वो नॉन प्रोफेशनल पर्सन भी दे सकता है, बट काउंसलिंग जो होती है वो नॉन प्रोफेशनल पर्सन नहीं दे सकता है। तो काउंसलिंग का क्या रोल है नर्सिंग एजुकेशन में, तो ये हेल्प करती है स्टूडेंट्स को स्ट्रेस और क्लिनिकल चैलेंजेस में, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स में और कैरियर डिसीजंस में। फिर डेफिनेशन ऑफ काउंसलिंग। Counseling is defined as a process in which a trained person assists an individual to solve personal, educational or vocational problems, make appropriate decisions. मतलब कि काउंसलिंग का एक प्रोसेस है जो कि एक ट्रेंड पर्सन द्वारा हमें दी जाती है, हमें प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए और एक अच्छा डिसीजन लेने के लिए। ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होते हैं काउंसलिंग के, जैसे कि पर्पस थे गाइडेंस के, वैसे सेम ऑलमोस्ट सेम ही होगा हमारा ऑब्जेक्टिव्स भी काउंसलिंग के। सबसे पहले स्टूडेंट्स को अंडरस्टैंड करना, फिर हमें प्रमोट करना मेंटल एंड इमोशनल वेलबींग के लिए, टू सॉल्व पर्सनल एंड एकेडमिक प्रॉब्लम्स, टू डेवलप कोपिंग स्किल्स, टू इम्प्रूव डिसीजन मेकिंग एबिलिटी,
to reduce stress and anxiety, to enhance self confidence, to improve interpersonal relationships, to promote professional development, to support career planning। तो ये कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं काउंसलिंग के। फिर आता है हमारा स्कोप ऑफ काउंसलिंग या फिर टाइप्स ऑफ काउंसलिंग भी आप लिख सकते हो, जैसे कि एजुकेशनल काउंसलिंग जो कि हमें किससे रिलेटेड लेनी है, एजुकेशन से रिलेटेड लेनी है। फिर नेक्स्ट आता है हमारा वोकेशनल काउंसलिंग जो कि हमें कैरियर या जॉब अपॉर्चुनिटी से रिलेटेड लेनी है, जिसमें कैरियर गाइडेंस आ जाएगा, जॉब सिलेक्शन आ जाएगा और प्रोफेशनल ग्रोथ आ जाएगी। फिर हमारा पर्सनल काउंसलिंग, इमोशनल प्रॉब्लम्स, स्ट्रेस मैनेजमेंट, हेल्थ काउंसलिंग और क्राइसिस काउंसलिंग। क्राइसिस काउंसलिंग जो हम मेनली देते हैं वो देते हैं हम किसी ट्रॉमा या फिर इमरजेंसी सिचुएशंस में। क्राइसिस काउंसलिंग जैसे कि हम दे सकते हैं, जैसे कोई पेशेंट है, कोई टर्मिनली इल है या फिर बहुत ही क्रोनिक टाइम से वो इल है, तो ये इसमें हेल्प करता है क्राइसिस काउंसलिंग। फिर आता है हमारा प्रिंसिपल्स ऑफ काउंसलिंग। तो जैसे कि मैंने अभी गाइडेंस के भी प्रिंसिपल्स बताया था, तो गाइडेंस भी क्या होना चाहिए, स्टूडेंट सेंटर्ड था। तो यहाँ काउंसलिंग भी क्या है, क्लाइंट सेंटर्ड होनी चाहिए। मेंटेन कॉन्फिडेंशियलिटी, मतलब कि जो भी क्लाइंट है आपका, जो भी प्रॉब्लम लेके आया है उसे आप सॉल्व कर रहे हो, तो वो क्या है, कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन होनी चाहिए। शो एम्पैथी एंड रिस्पेक्ट, मतलब जो उसकी प्रॉब्लम है उसको अंडरस्टैंड करना चाहिए। अवॉइड जजमेंट एंड क्रिटिसिज्म, कोई भी जजमेंट नहीं करना चाहिए उसकी जो भी प्रॉब्लम्स है उस बेसिस पे। एनकरेज सेल्फ डायरेक्शन, मेंटेन प्रोफेशनल बाउंड्रीज, प्रोवाइड अ सेफ एंड सपोर्टिव इन्वायरमेंट, यूज साइंटिफिक एंड एथिकल अप्रोचेस, प्रमोट ट्रस्ट एंड रैपोर्ट, इंश्योर वॉलंटरी पार्टिसिपेशन। तो ये कुछ प्रिंसिपल्स हैं काउंसलिंग के। फिर आता है हमारा प्रोसेस एंड स्टेप्स ऑफ काउंसलिंग, मतलब काउंसलिंग करते कैसे हैं, इसका क्या प्रोसेस है या फिर स्टेप्स इसके कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले स्टेप 1 में इस्टेब्लिशिंग रिलेशनशिप, मतलब जो भी क्लाइंट है और जो भी काउंसलर है, जो काउंसलिंग दे रहा है और जो काउंसलिंग लेता है उसे हम काउंसली कहते हैं। तो उन दोनों में सबसे पहले क्या रिलेशनशिप होना चाहिए, मतलब इंटरपर्सनल रिलेशनशिप डेवलप होनी चाहिए, जिससे कि काउंसलर और काउंसली एक दूसरे के ऊपर क्या कर सके, ट्रस्ट कर सके और एक कंफर्टेबल इन्वायरमेंट क्रिएट कर सकें। फिर नेक्स्ट आता है हमारा प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, हमें प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करनी है, काउंसलिंग से क्या करना है, पेशेंट इन्फॉर्मेशन लेनी है जो भी वो प्रॉब्लम लेके आया है। फिर असेसमेंट, फिर हमें जो भी हमने मतलब ली है, कलेक्शन इन्फॉर्मेशन किया है, जो भी उसकी प्रॉब्लम थी, फिर उसको हम असेस करेंगे कि वो किस से रिलेटेड है, मतलब उसका कॉज क्या है और उसको कौन कौन से फैक्टर्स इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। फिर आता है हमारा गोल सेटिंग, सेट रियलिस्टिक एंड अचीवेबल गोल्स, मतलब हम गोल सेटिंग करेंगे कि इस प्रॉब्लम को कैसे ओवरकम करना है या ओवरकम करके हमें क्या गोल अचीव करना है। फिर आता है हमारा स्टेप 5 इंटरवेंशन, जो भी प्रॉब्लम थी उसको हम कॉज को जाना, एनालाइज किया, फिर हम उसका प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, मतलब इंटरवेंशन दे रहे हैं। फिर इवैल्यूएशन, फिर हम प्रोग्रेस, असेस प्रोग्रेस एंड आउटकम, क्या आउटकम आया और क्या प्रोग्रेस में है, जिससे कि हमारा जो गोल हमने अभी सेट किए थे वो हमारा फुलफिल हो जाएगा। नेक्स्ट है लास्ट फॉलोअप। फिर आता है हमारा काउंसलिंग स्किल्स, काउंसलिंग स्किल या फिर कह सकते हैं कि टेक्निक्स ऑफ काउंसलिंग, मतलब एक अच्छी काउंसलिंग करने के लिए कौन कौन सी टेक्निक्स और स्किल्स को हम यूज करते हैं, या फिर एक जो अच्छा काउंसलर है उसके अंदर क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए। सबसे पहले एक्टिव लिसनिंग होनी चाहिए, मतलब पेशेंट जो भी प्रॉब्लम बता रहा है, भले ही वो थोड़ा देर में बोल रहा है या धीरे बोल रहा है, जैसे भी बता रहा है, वो आपको पहले पूरी प्रॉब्लम को सुनना है, बीच में इंटरप्ट नहीं करना है। एम्पैथी, अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम ऑफ क्लाइंट, जो भी प्रॉब्लम है क्लाइंट की उसको समझना है। कम्युनिकेशन स्किल आपका बिल्कुल अच्छा और ओपन एंडेड होना चाहिए। ऑब्जर्वेशन, मतलब क्लाइंट का जो बिहेवियर है या बॉडी पोस्चर है वो सब भी हमें ऑब्जर्व करना है। फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेबिलिटी होनी चाहिए काउंसलर में, पेशेंस होना चाहिए, इमोशनल इंटेलिजेंस होनी चाहिए। इमोशनल इंटेलिजेंस मतलब हर एक चीज़ का जो भी क्लाइंट की प्रॉब्लम है उसको इमोशनली भी थोड़ा देखना चाहिए कि क्लाइंट्स की फीलिंग क्या है, उसका कोई मूड से कोई डिस्टर्ब हो रहा है। कॉन्फिडेंशियलिटी होनी चाहिए, रैपोर्ट बिल्डिंग होनी चाहिए, मतलब एक अच्छी बिल्डिंग को रैपोर्ट करना चाहिए, मतलब कि अपना जो एक ट्रस्ट है वो डेवलप करना चाहिए क्लाइंट्स के ऊपर। डिसीजन मेकिंग स्किल्स। फिर आता है टाइप्स ऑफ काउंसलिंग,
कौन कौन सी टाइप्स की काउंसलिंग होती है। इंडिविजुअल काउंसलिंग मतलब किसी एक इंडिविजुअल मतलब एक क्लाइंट होगा और एक काउंसलर होगा, तो ये 1 to 1 इंटरेक्शन होगा हमारा इंडिविजुअल काउंसलिंग में। ग्रुप काउंसलिंग मतलब कि बहुत सारे मेंबर्स हैं जिनकी सिमिलर प्रॉब्लम है, तो हम उसमें ग्रुप काउंसलिंग देंगे। फिर डायरेक्टिव काउंसलिंग मतलब सिर्फ काउंसलर अपनी एडवाइस देगा, जो क्लाइंट है वो अपनी एडवाइस या अल्टरनेटिव्स के बारे में बात नहीं करता है। फिर नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग जो होती है वो क्लाइंट सेंटर्ड अप्रोच होती है, मतलब उसको काउंसलर जो होता है बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज देता है कि आप प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए डिफरेंट मेथड्स यूज कर सकते हो। तो उसमें काउंसली जो होता है, जो क्लाइंट होता है वो चूज करता है कि मुझे कौन सा मेथड यूज करना है। फिर इक्लेक्टिव काउंसलिंग, इसमें कॉम्बिनेशन ऑफ मेथड्स का हम यूज करते हैं। फिर आता है हमारा क्राइसिस काउंसलिंग, जो कि हम लेते हैं कब, या फिर जो काउंसलर होता है वो क्राइसिस सिचुएशंस में देता है, जैसे कि इमरजेंसी सिचुएशन हो गई। फिर है ये हमारा डिफरेंस बिटवीन गाइडेंस एंड काउंसलिंग। काउंसलिंग और गाइडेंस में क्या डिफरेंस है, ये भी क्वेश्चन आता है। तो सबसे पहले हम गाइडेंस को देखते हैं, इसका मीनिंग क्या है। ये जनरल हेल्प है एक, और जो काउंसलिंग होती है प्रोफेशनल पर्सन के द्वारा दी जाती है, तो वो प्रोफेशनल हेल्प है। फोकस कहाँ कहाँ पे होता है, गाइडेंस में एजुकेशनल और वोकेशनल पे ज़्यादा फोकस करते हैं। काउंसलिंग जो वो इमोशनल और पर्सनल होती है। रिलेशनशिप लेस इंटेंसिव और डीप एंड पर्सनल। इसमें जो हमारा IPR बनता है ना गाइडेंस में, वो ज़्यादा डीप में नहीं होता है, लेकिन काउंसलिंग में जो IPR बनता है वो डीप और पर्सनल इन नेचर होता है। ड्यूरेशन, गाइडेंस शॉर्ट टर्म के लिए भी हो सकता है, काउंसलिंग जो होती है वो लॉन्ग टर्म के लिए होती है। अप्रोच कौन सा हम यूज़ करते हैं या मेथड कह लें, तो गाइडेंस क्या है, प्रिवेंशन है हमें, मतलब हम किसी चीज़ से प्रिवेंट होंगे, जो भी प्रॉब्लम्स आने वाली है उनसे हम प्रिवेंशन ले रहे हैं। बट काउंसलिंग क्या है, रिमीडियल है, मतलब ट्रीटमेंट, मतलब ऑलरेडी प्रॉब्लम क्रिएट हो चुकी है, हम उसको ट्रीट कर रहे हैं। फिर रोल एडवाइस गिविंग, और इसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग होगा। डेप्थ सरफेस लेवल और इन डेप्थ। तो ये कुछ था डिफरेंस बिटवीन गाइडेंस एंड काउंसलिंग, ये भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में। फिर आता है हमारा रोल ऑफ काउंसलिंग सर्विसेज। जो भी हम काउंसलिंग की सर्विसेज दे रहे हैं या फिर जो काउंसलर है उसका क्या रोल है। सबसे पहले उसका रोल है स्ट्रेस मैनेजमेंट में वो हेल्प करता है, एकेडमिक परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करता है, प्रमोट करता है हमारे प्रोफेशनल डेवलपमेंट को, प्रिवेंट्स ड्रॉप आउट। प्रिवेंट्स ड्रॉप आउट का मतलब जैसे कि आपकी लाइफ में कोई भी छोटी सी प्रॉब्लम आई है, ये नहीं कि आप प्रॉब्लम को छोड़ के भाग जाओ, उसको डील करो और डिसीजन मेकिंग स्किल्स को इन्हेंस करना या डेवलप करना। इनकरेज हेल्दी कोपिंग, इन्हेंस कम्युनिकेशन स्किल। फिर हमारा आता है इश्यूज रिक्वायरिंग काउंसलिंग इन नर्सिंग स्टूडेंट्स, मतलब काउंसलिंग नर्सिंग स्टूडेंट्स में क्यों ज़रूरत है, क्या ज़रूरत है काउंसलिंग की, या फिर कौन कौन सी इश्यूज आते हैं जिसकी वजह से हमें रिक्वायरमेंट हो जाती है काउंसलिंग की। सबसे पहले एकेडमिक का स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, सिलेबस बहुत ज़्यादा है, टाइम बहुत कम है। क्लिनिकल एंजाइटी, एग्जामिनेशन फियर, हर 2 महीने बाद हमारे एग्जाम्स होते रहते हैं, कभी इंटरनल एग्ज़ाम कभी यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम। फिर टाइम मैनेजमेंट प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है पढ़ाई में। और फिर होता है हमारा एडजस्टमेंट इश्यूज, इमोशनल डिस्टर्बेंस, कम्युनिकेशन डिफ़िकल्टीज़ आती हैं क्लिनिकल एरिया में, क्योंकि क्लिनिकल एरिया में जाने के लिए फिर हमें पेशेंट से कम्युनिकेट करने के लिए एक अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स आनी चाहिए। फिर प्रोफेशनल रोल कॉन्फ्लिक्ट होता है, बर्न आउट एंड फटीग ड्यू टू ओवरलोड ऑफ वर्क, फिर कैरियर कन्फ्यूज़न। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको कोई भी टॉपिक नहीं समझ आया है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।